तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एक फियर्स बैटल में वांगलिंग और डाओइस्ट वाटर लगे हुए थे। और डाओइस्ट वाटर को रोकने के लिए बीच बीच में एक मिस्टीरियस मैन आते थे। हालांकि वो पूरी तरह से नहीं आ सकते थे क्योंकि उन्हें किसी ने सील किया था। अब आगे इधर डाओइस्ट वाटर, जिन्हें कि लगा था कि वो जो फिंगर अटैक आया था जिससे कि वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, वो फिर से अचानक से इनके और वांगलिंग के बीच में प्रकट होता है। और वैसे भी जो 7 कलर्ड नेल था, इनके स्किन को गला रहा था, एक मैडनेस इनके अंदर डाल रहा था। डाविस्ट वाटर अब पीछे हटने लगते क्योंकि मौका तो था ही नहीं। हालांकि अपने बहुत सारे शैडोज बनाते पीछे हट रहे थे, लेकिन फिर भी शैडोज को डिस्ट्रॉय करते हुए ये जो फिंगर अटैक था वो 7 कलर नेल को टच करता है। अब क्योंकि 7 कलर नेल अंदर और जाने लगता है तो डाविस्ट वाटर चीखता है। धीरे धीरे पहले ये 3 इंचेस अंदर था, अब धीरे धीरे 5 इंचेस तक चला जाता है। मतलब 2 इंचेस के और बाहर थे क्योंकि नेल का जो साइज है वो 7 इंच का है। डाविश वाटर को याद आता है कि ये नेल कितना पावरफुल है क्योंकि इनके मास्टर को 94 नेलों से गाढ़ा गया था। और उनके एक्सप्रेशन को यह भी याद कर सकता था जिसमें इसका भी योगदान था। अब डाविश वाटर चिल्लाता है कि मास्टर मुझे बचा लीजिए। इस दौरान इसके बॉडी से एक पावरफुल फोर्स बाहर निकलता है, एक एक चाम में बदल जाता है। मतलब एक गोल्डन लाइट प्रकट होती है जो कि ये जो पावरफुल हैंड था उसे पीछे हटाने लगती है। अब जो एंसेंट वॉइस थी, मतलब ये जो मिस्टीरियस मैन थे, वो बोलते हैं कि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल, मतलब ये आपका जो स्लेव है, इसने आपकी मदद की थी तो आपने इसे चाम गिफ्ट किए थे कि 3 बार इसकी लाइफ बचाई जा सकती है इस चाम की मदद से। इसने आपको धोखा दिया। आपके पास मौके थे कि आप इसे मार सकते थे, 2 मौके आपने इसे छोड़ दिए और आखिरी में आप मारे गए। 10,000 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। ये थर्ड चाम अभी यूज़ कर रहा है, आज फिर भी आप इसे बचाने वाले हो। मैं आपके कल्टीवेशन की तारीफ करता हूँ, लेकिन आपके जो विचार थे वो सही नहीं थे। ऐसे अगर इतना ज़्यादा हम मोह माया दिखाएंगे तो यही होता है। डाविश वाटर इस दौरान फिर से थैंक्स बोलता है अपने मास्टर को, जिनके चार्म प्रोटेक्शन की वजह से फिलहाल ये बच जाता है। और ये बोलता है कि आप मरने के बाद भी मुझे एक तरह से बचा रहे हो, लेकिन आपको मरना पड़ा। मतलब आपको मरना चाहिए था, मर भी चुके हो। और डाविश वाटर, क्योंकि इसके अंदर वो मैडनेस आ रहा था 7 कलर नेल की वजह से, तो ये बोलता है कि इस चींटी को मारने के बाद मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन से जब बाहर निकलूंगा तो फिर देखते हैं। अब ये वांगलिंग की तरफ चार्ज करता है, बट वांगलिंग पैनिक नहीं करता। और वांगलिंग सोच रहा था कि लाइफ और डेथ, कार्मिक कॉज और कार्मिक इफेक्ट, ट्रू और फॉल्स, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। लाइफ है तो डेथ है। और शायद मैं एक और अटैक कर सकता हूँ अपने एंशिएंट गॉड स्टार्स को कोलैप्स करवा के, स्टार ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय करके। मतलब वांगलिंग को इस समय मानो ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, और जो इसके आसपास डेथ ऑरा बन रही थी वो एक वर्टेक्स में बदलने लगता है। मतलब उसमें से मानो एक इसेंस बाहर निकल रहा था। यानी कि देखो क्या रहता है कि अगर आपको थर्ड स्टेप कल्टीवेटर बनना है तो आपको इसेंस चाहिए, और वांगलिंग के पास पहले नहीं था ये सभी सेंसेस। उसे बस वो जो बैटल स्क्रॉल से मिले थे वही सेंस था इसके पास, मतलब बाहरी। लेकिन मरने के समय इसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसे अपनी लाइफ और डेथ को इसेंस में मतलब कैसे बदलते हैं, मतलब उसका इसेंस क्या है, उसका मायना क्या है, वो समझ में आ जाता है। मतलब ये डेथ ऑरा से एक अटैक कर सकता था। और डाविश वाटर जो कि आगे बढ़ रहे थे वो तो इसेंस फील कर ही सकते हैं कि यार ये बंदा ये थर्ड स्टेप कल्टीवेटर बन सकता है, इसके खुद के इसेंसेस है। और इसे अगर समय दिया गया तो ये 1000 साल में ही बन जाएगा। लेकिन मारने की जो चाह थी इनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी वजह से। और इस दौरान ये एक कल्टीवेशन पैनल टाइप एक ऑरा बनाते हैं और वांगलिंग की तरफ चार्ज कर रहे थे। वांगलिंग के आसपास जो डेथ हो रहा था वो तेजी से रोटेट कर रहा था। इसके अंदर में जो लाइफ और डेथ इसेंस था वो बढ़ना शुरू हो चुका था। स्लो था लेकिन रियल था। और इस समय इसके जो एंशिएंट गॉड स्टार्स थे सभी सैटर्ड होने लगते, मतलब ये फोड़ने लगता है छयों को एक साथ। एक बड़ा सा वर्टेक्स बनता है डेथ हो रहा का, क्योंकि आप पूरा लाइफ फोर्स यूज कर रहे हो तो डेथ हो रहा तो बनना ही है। बट डेथ हो रहा से ये लाइफ और डेथ इसेंस को समझने लगा था। और इस वर्टेक्स से दूसरा इसेंस निकलता है। ये था कर्मा डोमेन पूरा होने की वजह से, कर्मा इसेंस। क्योंकि देखो अगर आपने एंशिएंट गॉड स्टार्स को फोड़ा है तो आपने एक एक्शन किया है, कार्मिक कॉज किया, तो उसका कार्मिक इफेक्ट क्या था, कर्मा इसेंस। डाविश वाटर आगे बढ़ रहा था, उसका चेहरा बदल जाता है कि सेकंड इसेंस इसके पास, क्योंकि एक इसेंस काफ़ी है अगर आपको थर्ड स्टेप कल्टीवेटर बनना है तो, और 2 इसेंसेस हैं, मतलब ये बंदा बहुत पावरफुल होगा। 2 इसेंस वाले इस दुनिया में लोग कम हैं, जैसे कि बाहरी की दुनिया में सॉवरिन है, इस दुनिया में किंगलिन है। और जैसे ही थर्ड स्टेप में एंटर करेगा मैं इसका मैच नहीं रहूँगा, क्योंकि डाविस्ट वाटर 2 लोगों से बहुत डरता था फिलहाल के समय में, सॉवरिन हालांकि वो अब इसके साथ ही है, और किंगलिन। एक बार तो ये भी सोचता है कि मैं वांगलिंग को अपना डिसाइपल बना लेता हूँ, लेकिन ये जानता था कि फ़ायदा नहीं है, ये बच्चा मुझसे नफरत करता है। और इसका जो टैलेंट है, चाहे इनर रियल में हो यानी सील्ड रियल या आउटर रियल में हो, 10,000 सालों में या उससे भी लंबे समय
में एक आदि होते हैं, तो ये मरना चाहिए, तो मेरा नाम वैसे भी हो जाएगा। और इस दौरान जो स्टार ऑफ लॉ था वांगलिंग का, लॉ ऑफ स्टार या स्टार ऑफ लॉ, वो भी कोलैप्स करता है और यहाँ पर एक थर्ड वर्टेक्स बनता है। उसके अंदर भी एक एसेंस था, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि वांगलिंग का जो ट्रू और फॉल्स डोमेन था वो भी कंप्लीट हो चुका था। तो 3 एसेंस यहाँ पर बनते हैं, लेकिन उन्हें समय चाहिए था और स्ट्रांग बनने के लिए, कंप्लीट होने के लिए। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो वांगलिंग थर्ड स्टेप कल्टीवेटर बन पाएगा 3 एसेंसेस के साथ। डाविश वाटर तो एकदम मतलब चौंक ही जाता है कि यार इम्पॉसिबल ऐसा हो कैसे सकता है कि अगर ये थर्ड स्टेप बना फ्यूचर में तो इसके पास 3 एसेंसेस है, मैं इसके सामने खड़ा होने के लायक ही नहीं रहूँगा। क्योंकि 3 एसेंसेस इसके हिसाब से किसी के पास नहीं थे। जितने लोगों को ये जानता था, सॉवरिन जो कि बहुत स्ट्रांग है, किंग लिन, इन लोगों के पास 2 एसेंसेस थे और इसके जो मास्टर थे उनके पास 2.5 एसेंसेस थे। क्योंकि ये जानता था कि अगर ये बंदा ग्रो किया तो जो वॉइड टर्बुलेंट कल्टीवेटर्स होते हैं वो भी इसके मैच नहीं होंगे। ये है कौन, मतलब किसका रिनकारनेशन है, ये चीज़ ये बंदा सोचता है। शायद ये किसी लेजेंडरी फोर्थ स्टेप कल्टीवेटर का मे बी रिनकारनेशन हो सकता है, ऐसा ये सोचता है। और मुझे इसे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे इस दुनिया में जगह नहीं मिलेगा भागने का। तो वांगलिंग ने लाइफ को गिव अप कर दिया फर्स्ट इसेंस को समझने के लिए, लाइफ और डेथ इसेंस को। देखो, लाइफ और इसेंस डोमेन अलग होता है। इसेंस मतलब कि आप उसके मास्टर बन चुके हो, उसे कभी भी यूज कर सकते हो। और दूसरा इसेंस, इसने एंशिएंट गॉड स्टार्स को फोड़ करके कर्मा इसेंस को पूरा किया था, मतलब एक लेवल पे बढ़ा था, कर्मा इसेंस की शुरुआत की थी। और फिर लॉ ऑफ स्टार की मदद से ट्रू और फॉल्स डोमेन को एक और तरफ आगे बढ़ा के ट्रू और फॉल्स इसेंस की तरफ ले गया था। लेकिन इसकी बॉडी भी खत्म कहाँ हुई थी, फायर था इसके अंदर, वर्मिलियन बर्ड का। वर्मिलियन बर्ड 3 अवेकनिंग कर चुका था। तो इस दुनिया में सबसे पावरफुल अगर आग होता है तो गुस्से का आग होता है। हालांकि वांगलिंग उस लेवल पे नहीं था जो कि सबके पास होता है, मतलब गुस्सा होता है, गुस्से की आग दिखती नहीं है, इनविजिबल होती है। और इस गुस्से के फायर के ऊपर बर्निंग फायर होता है और इसके ऊपर होता है डाउ फायर। अगर वांगलिंग उस रियल्म तक पहुंच पाया तो ये किसी भी डोमेन को एवी जला देगा, इसको स्पेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब एक नजर देखा और सामने वाला भस्म। और क्योंकि वांगलिंग का जो फायर की समझ थी वो ऐसा तो था नहीं कि नॉर्मल था, तो फायर भी एक फायर इसेंस को जन्म दे सकता था, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा छिपा हुआ था। तो डाविस्ट वाटर भी इसे देख नहीं पाता है क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल उतना ऊपर नहीं है। मतलब अगर कोई स्पिरिट वॉइड सेंस पे होता, स्पिरिट वॉइड स्टेज पे, तो शायद देख पाता। और अगर डाविस्ट वाटर को ये पता चलता तो ये कितना हैरान होता। लेकिन 4 इसेंसेस, वांगलिंग का लिमिट नहीं था, एक और इसेंस था जो कि छिपा हुआ था, थंडर, हेवनली थंडर इसेंस, जो कि अभी बहुत कमजोर था। क्योंकि वांगलिंग ने एंशिएंट थंडर ड्रैगन के ओरिजिन सोल को खाया था, फिर थंडर को समझा था। 9 अलग अलग प्रकार के थंडर होते हैं, अगर वांगलिंग उन्हें समझ जाता है तो फिर ये थंडर इसेंस की तरफ बढ़ जाएगा। ये जो 2 इसेंसेस थे, फायर और थंडर, बहुत अंदर छिपे हुए थे, तो डाविस्ट वाटर इन्हें देख नहीं पाता। इधर डाविस्ट वाटर काफ़ी क्रेजी था, एक्साइटेड था कि चलो इसे मार तो रहा हूँ। तो जो कल्टीवेशन प्लेनेट इसने बनाया था, इस पर 1.5 बिलियन डाओ डिसाइपल के जॉश फ्लिम वगैरह थे। बट वांगलिंग एकदम शांत था, बस इसे एक ही चीज़ का ख्याल आता है, अपने मम्मी पापा वानेर और सेटू और किंग शुई। और वांगलिंग हाथों को खोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है फिर साथ में मरते हैं। अब जो 3 वॉर्टेक्सेस इसने बनाए थे और फायर और थंडर इसेंसेस इसकी बॉडी से बाहर निकलते और एक साथ पड़ते हैं। यह अटैक 100 पंचेस से ज़्यादा पावरफुल था, गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट से भी ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसमें इसेंसेस थे। और इस पावरफुल अटैक्स की वजह से रैंक 5 रीजन तो अलग ही मतलब फट जाता है, रैंक 6 रीजन में क्रैक आ चुका था, एक अलग दरार बन जाती है रैंक 7 रीजन में भी। यह अटैक थर्ड स्टेप स्पेल के काफ़ी क्लोज था, मतलब इसके सामने अगर अज्योर ड्रैगन डिवाइन एम्परर भी आ जाए, मतलब जो कि हेवेंस ब्लाइट कल्टीवेटर है, तो वो भी मारे जाए। अब इस समय डाविस्ट वाटर का जो ये कल्टीवेशन प्लेनेट था, ये वांगलिंग के सेंसस से टकराने वाला था और वांगलिंग से एक्सप्लोड करने वाला था कि दोनों मारे जाएंगे। तभी अचानक से इसके ओरिजिन सोल में वो जो जेड गायब हो गया था, हेवन डिफाइंग बीड के साथ अचानक से प्रकट होता है। जेड चमकने लगता है, वांगलिंग की बॉडी से बाहर आता है और डाविश वाटर की फट जाती है। इसके जो स्पेल्स थे, ये जो कल्टीवेशन प्लेनेट टाइप बनाया था, वो अचानक से हवा में रुक जाता है और डाविश वाटर चीखता है कि मास्टर, ये तो मास्टर का जेड है। मास्टर जब एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म से आए थे तो इसी चीज को लेकर आए थे। और जेड के अंदर से एक फिंगर निकलता है, सीधा डाविश वाटर के आईब्रोज की तरफ ही बढ़ता है। डाविश वाटर को समझ में नहीं आता, मतलब मास्टर की ओर फील करके इसकी इतनी फट जाती है कि मूव ही नहीं कर पाता और इसके पास समय भी नहीं था। 7 कलर ने जो कि 2 इंच बाहर था, वो पूरी तरह से अब अंदर चला जाता है। डाविश वाटर तो इस फिंगर अटैक को समझता था कि मास्टर का फिंगर अटैक है। अब 7 कलर नेल गलने लगता है, तो इस बंदे की बॉडी में 7 कलर लाइट चमकने लगती है। डाविश वाटर एकदम क्रेजी हो जाता है, पीछे भागने लगता है। ये स्ट्रगल कर रहा था कि और इसके माइंड को पूरी तरह से काबू ना कर ले, और ये चिल्लाता है कि मास्टर आपने 3 चाम दिए थे मुझे बचाने के लिए,
अब तीनों यूज़ हो चुके हैं, तो आप मुझे मारने आए हो। कर्मा, कर्मा, कर्मा। और ये चिल्लाता है कि मैं अब थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर हूँ, मैं गॉड सेक्ट का अब लॉर्ड हूँ आपके जाने के बाद। और ये जो 1.5 बिलियन वाटर डाउट डिसाइपल्स थे, उन्हें एक्सप्लोड करने को बोलता है, मतलब जो जॉस फ्लेम थे, ताकि ये जो वॉइड नील है, इसे रजिस्ट कर पाए। और ये भागते रहता था। वांगलिंग इधर आंखें बंद कर चुका था, इसकी इंजरीज अलग लेवल पे थी। और जब ये आंखें बंद करता है, क्योंकि इसके वर्टेक्सेस यूज़ नहीं हुए थे, तो इसकी बॉडी में वापस लौट आते हैं तीनों वर्टेक्सेस, यानी पांचों ही सेंसेस। लेकिन फिर भी ये रिकवर नहीं कर पा रहा था। अब इस दौरान इसके थर्ड आई से हेवेंग डिफाइंग बीड बाहर निकलता है और ये पूरी तरह से गल जाता है और वांगलिंग के बॉडी में मर्ज हो जाता है। वांगलिंग एक स्टोन पर्सन में बदल जाता है, एक स्टैचू में, ओल्ड मैन के। और ये जो जेड था, ये भी वांगलिंग के थर्ड आई में एंटर कर जाता है, पूरी तरह से गल के। थोड़ी दूर पर जहाँ पर वांगलिंग का ट्राइडेंट कोलैप्स हुआ था, वहाँ पर एक क्रिस्टल लाइट था, क्लाउड के समान। और ये लाइट वांगलिंग के राइट हैंड में एंटर कर जाता है। अब जहाँ पर गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट यानी बटरफ्लाई ने खुद को एक्सप्लोर किया था, वहाँ पर एक 7 कलर का ग्लो था। एक 7 कलर की बटरफ्लाई बनती है जो कि स्ट्रगल कर रही थी अपने पंखों को लहराने में। और ये भी वांगलिंग के बॉडी में, जहाँ पर वो 7 कलर लाइट एंटर करता है, वहीं एंटर कर जाती है। और वो जो ब्लैक और व्हाइट स्वॉर्ड थे जो वांगलिंग ने पहले यूज़ किया था, मानो उनका भी फैंटम बनता है, किसी ने मानो उन्हें वापस बुलाया हो, ब्लैक और व्हाइट डियर में बदल के एंटर कर जाते हैं। इधर वांगलिंग, इसका दिमाग एकदम खत्म हो चुका था, लाइक इसे पता ही नहीं चल रहा था और ये निद्रा में चला जाता है। इसकी बॉडी पत्थर की बन चुकी थी और तारों के बीच में, मतलब स्पेस में ही ऐसे पड़ी हुई थी। धीरे धीरे ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि स्पेस में हर एक चीज़ मूव करते रहता है। तो समय बीतता है, 10 दिन, धीरे धीरे शायद 1 महीने निकल चुके थे। वांगलिंग ऐसे ही था, कभी कभी वॉर्टेक्स से टकराता था तो दूर फेंक दिया जाता था, स्पेशल क्रैक से टकराता था। लेकिन इस दौरान रैंक 5 रीजन में एक वुमेन थी जो बहुत समय पहले यहाँ पर आ चुकी थी। जहाँ पर बैटल हुआ था वो उस जगह पे थी। इसकी आंखों में आंसू थे कि शायद मैं लेट हो चुकी हूँ, मानो उसका दिल मर चुका था। तभी इसे एक आवाज़ सुनाई देती, एक एंशिएंट वॉइस, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? लेडी ट्रेम्बल कर जाती है और ये आवाज़ बताती है, जो कि बहुत वीक हो चुकी थी, कि वो मरा नहीं है, लेकिन वो मर भी चुका है। तुम्हें स्टोन स्टैचू को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें एक तरीका सिखाऊंगा, तो शायद हम उसे वापस ला सके। लेकिन इस मेथड का एक बहुत बड़ा प्राइस है, मतलब तुम्हें पे करना पड़ेगा। लेकिन लेडी को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बोलती है ठीक है, और वांगलिंग को ढूंढना शुरू करती है। धीरे धीरे 30 दिन और निकल जाते हैं। रैंक 5 रीजन के कॉर्नर पर वो मैंने एक स्टैचू को देखती है, जो कि ओल्ड मैन का था, जिस पर क्रैक्स आ चुके थे। ये स्टैचू को हक करती है, आंखों में इसके आंसू थे, बट स्टैचू से कोई आवाज़ नहीं आता है। और उसके बाद ये लेडी एक ऐसे जगह पर जाती है जहाँ पर इसे कोई जल्दी ढूंढ नहीं सकता था, जहाँ पर बहुत सारे फियर्स बीस्ट है। और यहीं पर, मतलब एक छोटा मोटा हट टाइप बना के ये सेटल हो जाती है। और हर दिन ये वुमेन स्टोन स्टैचू पर, मतलब जैसे अपने अंगूठे को काट दिया और ब्लड को डालते रहती थी। स्टोन काफ़ी रफ हो चुका था, लेडी को काफ़ी पेन भी होता था, क्योंकि पूरी तरह से उसको ब्लड में भिगाना पड़ता था स्टैचू को। स्टैचू काफ़ी बड़ा था और हर दिन इस लेडी का पेन बढ़ते जा रहा था। और स्टैचू इसके ब्लड को एब्जॉर्ब करता था, धीरे धीरे शाइन करता था और धीरे धीरे बूढ़ा कम दिखने लगा था। लेकिन समय के साथ स्टैचू को और ज़्यादा ब्लड चाहिए लगा, चाहने लगा था, तो लेडी को और ज़्यादा ब्लड देना पड़ता था। धीरे धीरे 1 साल निकल जाते और हर दिन ये लेडी ब्लड स्टैचू को पिलाते रहती थी। स्टैचू धीरे धीरे अब यंग दिखने लगा था, बट जो वुमेन थी, इसका चेहरा पेल होते जा रहा था, क्योंकि इसने बहुत सारे ब्लड को अपने बॉडी के ख़त्म कर दिया था। तो इसकी वाइटलिटी भी जा रही थी, क्योंकि इस लेडी को उस ओल्ड मैन ने कहा था कि इस बंदे ने अपनी वाइटलिटी ही बस नहीं खोई है। नॉर्मल वाइटलिटी रहता तो रिस्टोर हो जाता खुद ब खुद, लेकिन इसने अपने माइंड की वाइटलिटी, ओरिजिन सोल की वाइटलिटी, मतलब और सोल के, ओरिजिन सोल और सोल अलग होते हैं, तीनों को खोया है। तो अगर तुम्हें रिवाइव करना है तो तुम्हें इसे वाइटलिटी के साथ ही नरिश करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसे ये ब्लड वांगलिंग को देना पड़ता था। इधर वांगलिंग मानो एक गहरी निद्रा में था, एक सपना देख रहा था, जो कि शायद इसके लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी था, हेवेंग डिफाइंग बीड से रिलेटेड था। सपना काफ़ी गहरा था, मतलब कि ये हकीकत है या सपना, इसमें भेद कर पाना भी काफ़ी मुश्किल था। वांगलिंग के सामने में इसे फॉग दिखाई देता है, जिसके बीच में इसका सोल इसे आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर इसे ना तो सन दिखता है ना तो मून दिखता है, तो समय का इसे ज्ञान ही नहीं था। लेकिन इसे एक चीज़ पता चलता है कि ये जो फॉग है, इसके अंदर में 5 एलिमेंट है, मेटल, फूड, वाटर, फायर और अर्थ, जो कि इसे फैमिलियर फीलिंग देते हैं। ये समझ जाते हैं कि ये हेवेंग डिफाइंग बीड के अंदर है, उसके दुनिया में है। वांगलिंग का सोल तो गायब नहीं होता है, लेकिन इस समय के हिसाब से 3 साल निकल चुके थे। वांगलिंग के अंदर जो कोल्डनेस था, अचानक से, मतलब बीच बीच में ये फील करता था कि एक ब्लडी रेड लाइट अंदर एंटर करता था, जो कि इसे थोड़ा वार्मथ देता था, इसके सोल को नरिश करता था। धीरे धीरे इसकी जो सोल थी, जो कि लगभग गायब थी, वो हाफ ट्रांसपेरेंट, फिर कॉर्पोरियल में बदलने लगती है, मतलब सॉलिड टाइप में। अब वांगलिंग को समय के साथ समझ में आता है, इसे याद आता है कि इसने 2000 साल तक कल्टीवेट किया है। 5 एलिमेंट्स इसने जो डाले थे,
शुरुआत में आपको याद होगा हेवन डिफाइंग बीड के 5 एलिमेंट पूरे करने पड़ते, वो यहाँ पर थे। ये सोच रहा था कि यार मैं तो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका था, मैं यहाँ पर कैसे प्रकट हुआ? और ये ब्लड लाइट के बारे में सोचता है कि ये क्या चीज़ है? इससे इसे एक फ़ैमिलियर फीलिंग आ रहा था, बट पहचान नहीं पा रहा था कि ये क्या है? फिर ये सोचता है, क्या पता हेवन डिफाइंग बीड के अंदर कोई मिस्टीरियस फ़ोर्स हो, जो इसे नरिश कर रहा हो। लेकिन फिर भी इसे लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ और सोचने की कोशिश करता है, तभी आवाज़ आता है कि इधर, इधर। और इसे आवाज़ सुनाई देती कि मैं हेवन डिफाइंग बीड का ओनर हूँ। ऐसा वांगलिंग कहता है, तो मैं इस आवाज़ को देखना चाहूँगा कि भाई ये बंदा है कौन? वांगलिंग आगे बढ़ते रहता है, बट ये ब्लडी लाइट इसे चेज़ करते रहती है, मतलब नरिश करते रहती है। और समय के साथ वांगलिंग का सोल, जो कि अब हाफ कॉर्पोरियल था, धीरे-धीरे कॉर्पोरियल में बदल जाता है। फिर से आवाज़ आती है, इधर, इधर। वांगलिंग उसी तरफ बढ़ते जा रहा था, मतलब समय तो काफ़ी तेज़ी से निकल रहा था। और इसे सामने में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। इस दरवाजे को ये जानता था। जब भी ये हेवन डिफाइंग बीट को एक्टिवेट करता था, तो यही दरवाज़ा इसे दिखता था। और इस दरवाजे के सामने आप चींटी के समान दिखाई देते हो। समय के साथ इसकी मेमोरीज भी वापस आ जाती है। इसका सोल क्योंकि ठीक-ठाक रिकवर कर चुका था, और इसे याद आता है कि वो ज़ेड प्रकट हुआ था अचानक से, जिसे डाविश वाटर देखकर मास्टर बोल रहा था। और वांगलिंग को अब समझ में आता है कि डाविश वाटर का मास्टर लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म थे, जो कि हेवन डिफाइंग बीट के पिछले वाले ओनर थे। और इसीलिए इसे यह भी समझ में आता है कि डाविश वाटर इसे मारना चाहता था, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर उसने अपनी मास्टर के ऑरा को फील किया था। आवाज़ और क्लियर हो जाता है क्योंकि वांगलिंग दरवाजे के पास था कि इधर। वांगलिंग पूछता है कि आप कौन हो? ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मैं लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म हूँ, इनर रियल्म का एक तरह से ओनर। अब वांगलिंग में ज़्यादा संकोच नहीं करता है, दरवाजे की तरफ पड़ जाता है। फिलहाल ये जो लोकेशन था जहाँ पर ली कियान में थी, ये था क्लाउड सी का रैंक टूरिज्म और वाइल्ड कॉन्टिनेंट था, तो यहाँ पर लोग आते भी नहीं थे। स्टोन स्टैचू पर अभी भी इसके ब्लड लगे हुए थे। ब्लड धीरे धीरे गायब हो रहे थे ली कियानमे के चेहरे पर। मतलब ऐसा लग रहा था ये सूख चुकी है, ब्लड है ही नहीं। इसके ब्लू हेयर जो पहले चमकते थे, अब वो भी डल पड़ चुके थे, आंखों में कोई लाइट ही नहीं था। पांचों उंगलियां एक तरह से सूख चुकी थी। ऐसा लग रहा था एक ओल्ड वुमेन में बदल चुकी है। 4 साल बेसिकली बीत चुके थे और कियान में यहीं पर थी, और अभी भी एक ही चीज़ बोल रही थी, मैं तुम्हें जगा के रहूंगी। बीच बीच में खुद से पूछती थी, क्या ये वर्थ इट है जो मैं कर रही हूँ? इधर वांग लिंग दरवाजे के उस पार जाता है और इसे एक मानो नई दुनिया दिखाई देती है। और ये बोलते कि तुम तीसरे बंदे हो जो यहाँ पर एंटर कर रहे हो इस दरवाजे के अंदर। आ जाओ, तुम मेरे से फेटेड हो। आगे में इसे एक वर्टेक्स मिलता है जिसके अंदर ये एंटर करता है। और उसके बाद जब ये प्रकट होता है तो इसे नीले आसमान, पृथ्वी वगैरह, मतलब जमीन दिखाई देता है। बड़े से पेड़ दिखाई देते हैं। मतलब ये जो पेड़ था ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिलहाल ये डैमेज था और धीरे धीरे मर भी रहा था। अब आवाज़ आती है कि ये जो पेड़ है ये मेरे लाइफ निर्माणा रियल्म ट्रेजर से बना है, इसी की वजह से मैं अभी तक सर्वाइव कर रहा हूँ। पेड़ इतना बड़ा था कि एंशिएंट गॉड के बराबर था। ये बताते हैं कि मैं एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म से आया हूँ, मैं तो अपना नाम भी भूल चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद लोगों ने मुझे लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म कहा, या रूलर ऑफ द इनर रियल्म। तुम्हारे पहले 2 और लोग आए थे, मुझे उनका नाम नहीं पता। अब क्योंकि दोनों यहाँ पर आए थे तो मेरे से फेटेड थे, तो मैंने पहले बंदे को एक डाउ स्पेल दिया था, और मेरा जो समझ था दुनिया का, सेकंड पर्सन जो था उसे मैंने अपनी बॉडी दे दी, आधी बॉडी का लॉ पावर, तो उसका टैलेंट अलग लेवल पे चला गया। तुम तीसरे हो, तुम्हें क्या चाहिए? वांगलिंग इनसे पहला ये सवाल पूछता कि आपने डाविस्ट वाटर को भगा दिया। अब ये बताते कि अगर तुम्हें ये जेड नहीं मिलता तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। और ये बताते कि उस स्लेव ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे एक चार्म दिया था 3 बार प्रोटेक्ट करने का। 3 बार उसे वो यूज़ कर चुका था, तो मैंने फिर अटैक किया। अब वांगलिंग पूछता है कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? पेड़ से आवाज़ आती है, बहुत समय पहले ना तो इनर रियल्म था ना तो आउटर रियल्म था, बस एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म था। तो लोग जब पावरफुल बन जाते थे तो एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म में एंटर करते थे, और सभी चीज़ वैसे ही चल रहा था जैसा चलना चाहिए। लेकिन एक ट्रेजर आया फॉरेन स्टार सिस्टम से, जिसने कि यहाँ पर तबाही मचा दिया, जिसकी वजह से एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म 2 भागों में बट गया, इनर रियल्म और आउटर रियल्म, और बीच में एक फॉर्मेशन बन गया। तो जो एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म था अब उसे बस आउटर रियल्म वाले यूज़ कर पाते हैं, वहाँ पर जाकर एंटर करते हैं और इनहेरिटेंस वगैरह हासिल करते हैं। एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर था, तो फिलहाल मैं यहाँ पर आ गया था। अब वांगलिंग को चीज़ें पता चल रही थी। अब ये बता दी कि वो जो ट्रेजर आया था उसकी वजह से इवन जो सेलेस्टियल एम्परर थे एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म के, वो भी इंजर्ड हो जाते हैं, वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले गए। लेकिन जो आउटर रियल्म वाले लोग थे वो हमेशा से इनर रियल्म पर अटैक करना चाहते थे, ट्रू लीडर बनना चाहते थे। खास करके वो जो 9 सेलेस्टियल कॉन्कोबाइन थे, मतलब सेलेस्टियल एम्परर की वाइफ्स, उनकी मदद से। और क्योंकि मैं एंशिएंट डाओ सेलेस्टियल हूँ, तो एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म से आया इनर रियल्म को बचाने के लिए। जब तक कि मैं अपना मिशन पूरा कर पाता, मेरे डाओ स्लेव ने ही मुझे धोखा दे दिया। मैं सीरियसली इंजर्ड हो गया। आउटर रियल्म और एंशिएंट सेलेस्टियल के जो कुछ लोग थे, और लास्ट में एक सेलेस्टियल कॉन्कोबाइन ने मेरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से मुझे हेवन डिफाइंग बीड में एंटर करना पड़ा। और यहाँ पर मैं एक ट्रेजर स्पिरिट के फॉर्म में हूँ। अब वांगलिंग पूछता है कि हेवन डिफाइंग बीड ये है क्या चीज़?
क्योंकि बाहर से अब ये बताते हैं कि जो फॉरेन स्टार सिस्टम से ट्रेजर आया था वो यही हेवन डिफाइंग बीड है। लेकिन ये पूरा नहीं है, रियल ट्रेजर एक कंपास था। इस कंपास के ऊपर में 9 हेवनली ट्रेजर्स थे। लेकिन जब कंपास हमको मिला तो इस पर बस 3 ट्रेजर्स बचे थे। हेवन डिफाइंग बीड एकदम सेंटर में था। बाकी तो एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म के इनर रियल्म को मिला था। और ये हेवन डिफाइंग बीड मुझे सेलेस्टियल एम्परर ने दिया था ताकि मैं इनर और आउटर रियल्म को रूल कर पाऊँ। लेकिन मुझे इतना पता चला कि मैं पहला ओनर नहीं हूँ हेवन डिफाइंग बीड का। इसके पहले भी 2 और मास्टर्स थे जो कि मुझसे बहुत स्ट्रॉन्गर थे। और शायद वो लोग फॉरेन स्टार सिस्टम के ही होंगे। और मुझे जितना पता चला कि जो कंपास था उसका मेन जो पार्ट है वो ये हेवन डिफाइंग बीड ही है। और शायद अगर सेलेस्टियल एम्परर क्लोज डोर कल्टीवेशन में नहीं गए होते तो इसका फाइनल सीक्रेट ढूंढ भी लेते। एंशिएंट गॉड रियल्म का लोकेशन। वांगलिंग को एक चीज़ और पता चलता है, एंशिएंट गॉड रियल्म। अब ये बोलते हैं मतलब ये जो रूलर थे कि एंशिएंट गॉड रियल में एग्जिस्ट करता है, मतलब करना चाहिए। क्योंकि अभी भी सेलेस्टियल एम्परर क्लोजर कल्टीवेशन में एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म सील्ड है। तो हमें आउटर रियल्म को रोकना है कि इनर रियल्म पे अटैक ना कर पाए। ये बताते हैं कि 2 लोग जो आए थे जिन्हें मैंने गिफ्ट दिया था वो बस एक प्यादे हैं, तुम समझ लो। लेकिन तुम अलग हो। तुमने हेवन डिफाइंग वीड को मना लिया कि वो तुम्हें मास्टर माने। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म बन जाओ। इनर रियल्म के मतलब मास्टर। और आउटर रियल्म को रोको जब तक कि सेलेस्टियल एम्परर बाहर ना आ जाए और जब तक एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म का दरवाजा ना खुल जाए। तुम्हारी मैं मदद करने के बाद पूरी तरह से गायब हो जाऊंगा। मैं एक ट्रेजर में ही रह जाऊंगा। उसके बाद जो सील्ड रियल्म का फॉर्मेशन है उसके साथ फ्यूज हो जाऊंगा ताकि तुम्हें और समय मिल सके। आउटर रियल्म इसे तोड़ ना पाए। जिसके बाद तुम्हें सेलेस्टियल एम्परर अच्छे खासे गिफ्ट देंगे अगर वो जाग गए तो। और तुम जिस वुमेन को रिफाइन करना चाहते हो, मतलब सॉरी रिबॉर्न कराना चाहते हो, वो भी हो सके। वांगलिंग एक चीज़ सोचता है, ये बंदा मुझे मेरे बारे में हर चीज़ जानता है क्योंकि ये अंदर ही रहता है। इसे ये भी पता है कि मैं वानेर को रिवाइव करवाना चाहता हूँ। लेकिन मैं सेलेस्टियल एम्परर के सामने क्यों झुकूँ? मतलब ये बंदा ये चाहता है कि मैं ये हेवन डिफाइंग बीट सेलेस्टियल एम्परर को दे दूँ। एक तरह से मैं उनका पपेट, मतलब वो खुश है तो वानेर को रिवाइव करेंगे, नहीं तो हम दोनों को मार देंगे। और वांगलिंग ऐसा कभी नहीं चाहता था। लेकिन एक चीज़ ये समझता है कि ये बंदा डाविस्ट वाटर को 3 बार जीने का मौका दिया। मतलब ये बंदा है तो सही। अब वांगलिंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है आप मुझे क्या दे सकते हो? अब पेड़ ट्रैम्बल करता है, उसमें से एक प्रेशर निकलता है और सीधा वांगलिंग की तरफ चार्ज करता है। और वांगलिंग इस पेड़ के अंदर खींचा चला जाता है। और ये बताते हैं कि मैंने हेवन डिफाइंग बीट को सालों सालों स्टडी किया है। इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। मैं सभी चीज़ को तो नहीं ढूंढ पाया। लेकिन मुझे एक मेथड मिला कि जो आउटर यानी एंशिएंट स्टार सिस्टम के जो बाहर है फॉरेन रियल, वहाँ से हम पावर खींच सकते हैं और तुम्हारे सोल में इम्प्रिंट कर सकते हैं। और इसकी मदद से तुम डाओ रियल में एंटर करोगे। अब तुम वहाँ पर क्या पा पाओगे वो तुम्हारे ऊपर है। समय निकल रहा था। वांगलिंग एक अलग स्पेस में था। 2 साल और निकल जाते हैं। कियान में अभी भी यहाँ पर थी। 6 साल यहाँ पर बीत चुके थे। कियान में के लिए 6 साल 600 साल के समान थे। और अभी तो ये बस दिन में 2 घंटे ही सो पाती थी क्योंकि वांगलिंग को ज़्यादा ब्लड चाहिए था। तो ये रिकवर भी नहीं कर पा रही थी। और अगर वांगलिंग खुद इसे देख ले तो उसका दिल टूट जाए। वांगलिंग को इधर दिखाया जाता है जो स्टैचू वाला इसका पार्ट था, मतलब बाहर से जो लोग इसे देखेंगे तो अभी एकदम पहले जैसा दिख रहा था, बस स्टोन में था। एक ही चीज़ ये वांगलिंग से बोलती है लेकिन में कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे भेजोगे, यू विल सेंड मी ऑफ। और इसे वही पास्ट लाइफ अपना याद आता है। मतलब इसे लगता था कि एक मछली थी और वांगलिंग एक पक्षी था। समय बीतते जा रहा था। 1 साल और निकल जाता है। वांगलिंग का स्टोन स्टैचू ब्लड और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन में बस आधा घंटा पाती थी रेस्ट के लिए। मतलब ब्लड जब एब्जॉर्ब हो जाता था तो इसे फिर से अपना ब्लड डालना पड़ता था। स्टोरेज स्पेस में जो इसके पास पिल थे वो भी खत्म हो चुके थे। समय निकलते निकलते 8 साल बीत चुके थे। और इसका एक ही ऑब्सेशन था कि तुमने थर्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। अब क्योंकि इतना ब्लड जा रहा था तो इसकी सोचने की क्षमता भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बस वांगलिंग की यादों के सहारे बस यहाँ पर ये जिंदा थी। 9वां साल सबसे खतरनाक था। स्टोन स्टैचू का एब्जॉर्प्शन अलग लेवल पे बढ़ जाता है। मतलब वांगलिंग बहुत ज़्यादा ब्लड एब्जॉर्ब करने लगा था और ये ली क्यानमे के लिमिट से भी ज़्यादा था। अब ये दोनों हाथों को भी यूज़ करती थी तो भी उतना ब्लड प्रोवाइड नहीं कर पाती थी। और अब ये अपना इसेंस ब्लड यूज़ करती है क्योंकि इसेंस ब्लड कल्टीवेटर का मेन पार्ट होता है जो कि हार्ट में इकट्ठा होता रहता है। जितना आप स्ट्रांग बनते हो आपका इसेंस ब्लड उतना बढ़ता है। मतलब 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है उसके बराबर होता है। लेकिन 9.5 साल होते होते ये भी काम नहीं कर पा रहा था। मतलब वांगलिंग का एब्जॉर्प्शन इतना बढ़ चुका था। और कियान में इस दौरान एक सिल्वर स्वॉर्ड निकालती है और अपने हार्ट को स्टैब करती है। मतलब वहाँ से उस ब्लड को निकालती है। ये और वीक होती जाती है। धीरे धीरे 10वां साल आ चुका था। मतलब 8.5 9 9.5 ऐसा हो चुका था। कियान में बस यही सोच रही थी ये आखिरी साल है, जैसा कि उस आवाज़ ने बोला था कि अगर ये स्टैचू 10 साल तक टिक गया तो वांगलिंग मतलब वापस आ सकता है। अब कियान में अपने ओरिजिन सोल डाओ ब्लड को यूज़ करती है, मतलब जिसमें इसका डाओ का समझ था जो कि इसका फाउंडेशन भी था। कियानवे का एक तरह से ये सब कुछ था।
और इस दौरान ये हँस रही थी, मतलब स्माइल कर रही थी कि तुम्हारे दिल में एक वुमन है, मैं उसे चुरा तो नहीं सकती और तुम्हें चुनाव भी नहीं करने दे सकती कि मुझे चुनो या उसको। बस मुझे इतना पता है कि तुमने उसके लिए बहुत सफ़र किया है, तो मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकती और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और शायद अगर वो वुमन आती तो वो भी यही करती जो मैं कर रही हूँ, शायद मेरे से भी बेहतर करती। मूविंग में को भी अगर पता चल जाता तो वो भी यही करती। बस मैं एक ही चीज़ अपने दिल में याद रख रही हूँ कि तुम एक पक्षी थे और मैं एक मछली थी। पहले मुझे ये भ्रम लगता था, बट अब मुझे लगता है कि ये सही है। और पिछले जन्म में भी तुम पक्षी थे, इंजर्ड थे, तो मैंने तुम्हारी मदद की थी। मतलब तुम नदी में गिर गए थे और मैंने अपने साँसों के दम पे तुम्हें बाहर फेंकने का कोशिश किया था, ताकि तुम साँस ले पाओ। कियान की आँखें बंद हो जाती है। इसका ओरिजिन सोल मूव कर रहा था। एक वर्टेक्स बनता है इसके थर्ड आई में। डाओ ब्लड वहाँ से बाहर निकल रहा था और वांग लिंग को कवर कर रहा था। कियान को ऐसा लग रहा था कि अपने पुराने जन्म को देख रही थी। बस शायद 3 महीने और बचे थे, मैं कर सकती हूँ। बट ये बहुत मुश्किल था, लेकिन इसे याद आता है कि जब एक कल्टीवेटर डीमन सेक्ट की तरफ से वो बैटल करने जाता है तो वो इसके सोल ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हैं एक हाई एल्डर के द्वारा। उसे स्टोर किया जाता है। मतलब अगर वो बंदा मर भी गया उस बैटल में तो उस सोल ब्लड की मदद से ये लोग उसे रिनकार्नेशन में भेज सकते हैं, मतलब वो दोबारा से इस दुनिया में आ सकता है। और डेमन सेक्ट ने इसके ब्लड को एक्सट्रैक्ट किया था, तो इसका बस यही था कि उस ब्लड को मैं वापस लेके आऊँगी, तो शायद तो ये 3 महीने निकल जाए। कियान में यहाँ पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाती है। इसी की मदद से इसने बहुत सारे लोगों को मारा भी था, फियर्स बीस्ट वगैरह को भी। कुछ पिल्स खाती है और डेमन सेक्ट की तरफ निकल जाती है। और इसे 1 महीने के अंदर आना था क्योंकि इसने उतना ब्लड यहाँ पर छोड़ा था। वांगलिंग के स्टैचू को ये ले जाना चाहती थी, बट 3 साल पहले वांगलिंग का जो स्टैचू था मानो वाइल्ड कॉन्टिनेंट के साथ ही फ्यूज हो गया था। लेकिन जाने के बाद ली ज्ञान में वापस आ ही नहीं पाती और वो 3 महीने निकल जाते। इधर बीस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा रोर करते थे और इसने यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाया था, तो बीस्ट कुछ कर नहीं सकते थे वांगलिंग का, वो मर जाते थे। धीरे धीरे 10 दिन और निकल जाते। यहाँ पर ली क्यान मैंने एक जेड छोड़ा था, मानो वही वांगलिंग को नरिश कर रहा था। धीरे धीरे 20 दिन और निकल जाते। ली क्यान में अभी वापस नहीं आई थी, मानो उस दुनिया से गायब हो चुकी थी। बस यहाँ पर स्वॉर्ड फॉर्मेशन था और ये जेड था। समय निकलते जाता है। 27 दिन बाद यहाँ पर एक ओल्ड वुमेन आती है और इसी कॉन्टिनेंट की तरफ ये पढ़ रही थी, मतलब लोकेशन ढूंढते ढूंढते। और इस वुमेन को फाइनली वांगलिंग दिखाई देता। ओल्ड में वुमेन को काफ़ी गुस्सा तो आता है। इसका पावर लेवल निर्वाणा शैटर के पीक पर था और ये बोलती है अच्छा तो ये जगह है। अब ये जो 9 स्वॉर्ड फॉर्मेशन थे इसे रोकने को देखते हैं। ओल्ड वुमेन न्यूट्रल थी, लेकिन अलग ही कॉम्प्लिकेशन था इन तलवारों को देखकर। अब ये एक जेड फेंकती है जो कि 9 स्वॉर्ड्स को टच करता है और स्वॉर्ड इस समय शांत हो जाते हैं। तो वुमेन आगे बढ़ती है, वांगलिंग के स्टैचू की तरफ देखती है। वहां पर एक जेड था, स्टैचू के मतलब जो गले में लटका हुआ था। ओल्ड वुमेन भी एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देती और फाइनली बोलती है कि ली क्यान में तुमने इस बंदे के लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दिया। अब मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं वो जो तुम्हारा सोल ब्लड है यहाँ पर लेकर आऊँगी और तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा करूँगी। ये अपने स्टोरेज स्पेस को निकालती और उसमें से एक बॉल ऑफ ब्लड आगे की तरफ बढ़ा देती है और ये मानो उसके अंदर कियानमे का सोल था। ये वांगलिंग के स्टैचू में एंटर करता है और जैसे एंटर करता है स्टैचू हिलने लगता है, ब्लड लाइट चमकती है और इसमें से मानो एक ऑरा बाहर निकलना चाहता था। स्टैचू में क्रैक आने लगते हैं। 10 साल सोने के बाद पहली बार वांगलिंग की आंखें खुलती हैं। स्टोन कोलैप्स कर जाता है। वांगलिंग थोड़ा कंफ्यूज था, मानो ये सपना देख रहा था। इसने सपने में ये देखा था कि एक स्ट्रेंज रियल में डाउ रियल। उधर से आवाज आती कि तुम जाग चुके हो। वांगलिंग इस ओल्ड वुमेन की तरफ देखता है और पूछता है तुम कौन हो। और ये देखता है कि ओल्ड वुमेन के आसपास एक ओरिजिन सोल है और बहुत सारे स्पेल्स हैं, लेकिन वांगलिंग हर एक चीज़ मानो देख सकता था। ये वांगलिंग ओल्ड वुमेन के हार्ट के राइट साइड में एक सील देखता है, ये जो कि हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कम से कम 1000 सालों से होगा। ओल्ड वुमेन भी चौंक जाती है, कुछ कदम पीछे लेती है, इसके पसीने छूटने लगते हैं। मतलब ये बंदा इसके हर एक सीक्रेट्स को देख सकता था। और ये जो हीलिंग स्पेल था इसके राइट साइड में वो हाई एल्डर ने लगाया था डीमन सेक्ट में 1000 साल पहले, जो ऐसा लग रहा था वो टूट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। अब फाइनली वो वुमेन बोलती है कि मैं रैंक 9 के डीमन सेक्ट से आई हूँ, ली कियानमे के सोल ब्लड को लेकर तुम्हें जगाने के लिए आई थी। क्या तुम मुझे मारने वाले हो? वांगलिंग चौंक जाता है कि ली कियानमे। अब ये वुमेन बोलती है एक सैड स्माइल के साथ कि हाँ ली कियानमे। और ये खुद मन में सोचती कि ली कियानमे, वो ली कियानमे, ये बंदा तो तुम्हें याद भी नहीं रखा है। चलो कोई ना, मैंने तुम्हारा काम तो पूरा कर दिया। और ये लेडी जाने वाली थी। वांगलिंग को सोचता है और बोलता है फेलो कल्टिवेटर, इतनी जल्दी मत जाइए। और जब ये बोलता है तो मानो दुनिया में जो लॉ पावर होता है वो चेंज होने लगता है। ये लेडी मूव ही नहीं कर पा रही थी और फाइनली बोलती है कि तुम बहुत पावरफुल हो, मुझे इजीली मार सकते हो, तो मुझे जाने नहीं देना चाहते, मतलब क्या है इसका? वांगलिंग बोलता है कि यार मैं कोमा में था, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकोगी तो ज़्यादा बेटर होगा। ओल्ड वुमेन पूछती है मतलब तुम जानना चाहते हो? ठीक है मैं बताती हूँ। क्या तुम्हें वो ली क्यानमे नाम की लड़की के बारे में पता है? शायद तुम जानते भी होगे। मुझे नहीं पता तुम कैसे मिले, बट 10 साल पहले उसने हर एक चीज़ छोड़ दिया। डीमन सेक्ट के डिसाइपल बनना, मतलब उसे ऑफर आया था वो भी छोड़ दिया। बैटल फील्ड भी छोड़ दिया था। एक बंदे से मिलने आई थी एवरलास्टिंग सेक्ट में। इवन हेवन ब्रेकिंग सेक्ट ने भी उससे अपने नाते तोड़ दिए।
वांगलिंग को ये सब पता नहीं था। ये जितना सुनता है, ये उतना स्तब्ध हो जाता है कि यार वो मिली तो थी, बट उसने ये सब नहीं बताया था। और यहाँ से जाने के बाद, मतलब जब तुम एवरलास्टिंग सेक्ट में थे, तो उसे उसके टीचर ने ट्रैप कर दिया था, और उसने तुम्हारे लिए, मतलब उनसे अपना रिश्ता तोड़ दिया, और तुम्हें जगाने के लिए 10 सालों तक उसने अपने ब्लड को दिया। ब्लड तो छोड़ो, एसेंस ब्लड को भी दिया, और अब वो भी काफ़ी नहीं था, तो अपने डोमेन ब्लड को भी, यानी डाओ ब्लड या जो भी बोलो, उसे भी दिया। उसने ये 10 साल तक लगातार किया, और कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले उसे जाना पड़ा। फिलहाल वो बहुत वीक हो चुकी है, और जब उसका डोमेन भी काफ़ी नहीं था, तो उसने अपने सोल ब्लड को लेकर आया ताकि तुम बच सको, मतलब मुझे भेजा। और उसने अपना ये सोल जेड भी छोड़ा ताकि वो तुम्हें नरिश कर सके। वुमेन बताते हुए काफ़ी सैड थी, और वांगलिंग को हर एक चीज़ समझ में आ जाता है। इससे वो वार्मथ कैसे फील होता था हैविंग डिफाइंग बीट के अंदर, वो ब्लडी रेड लाइट। और फिलहाल ओल्ड वुमेन बोलती है काफ़ी दुख के साथ, तुम्हें पता है अभी वो कहाँ है? तुम जान के क्या ही कर लोगे? उसे सोल ब्लड लेने के लिए उसके खुद का उसे एक शर्त मानना पड़ा था। तुम कैसे जानोगे? मैं उसकी सीनियर सिस्टर हूँ, मैं उसे जानती हूँ। लेकिन वो जो काम उसने भी किया, वो मैं भी नहीं कर सकती थी। अब वांगलिंग पूछता है कि कहाँ है वो? तो फिलहाल उसने क्या प्रॉमिस किया था, ये बताती है कि वो जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, जहाँ से आउटर रियल में शायद कनेक्ट भी होता है, वो क्रैक, जहाँ पर सबसे द फियर्स बीस्ट है, वो वहाँ पर गई है। और वहाँ पर एक ही चीज़ है, लोग मरते ही हैं। और अब तो वो बहुत वीक है, उसका लाइफ फोर्स कमज़ोर हो चुका है, कल्टीवेशन लेवल गिर चुका है। वांगलिंग की मानो रूह कांप जाती है। कुछ कुछ स्टोन अभी भी इसके बॉडी पर बचे थे, वो अपने आप फट जाते हैं। थोड़े ब्लड आते हैं क्योंकि उसको समय लगता था टूटने में, लेकिन वांगलिंग ने फोर्सफुली तोड़ दिया था। और इसकी ऑरा की वजह से पूरा ये जो वाइल्ड वाइल्ड कॉन्टिनेंट था, वो भी ट्रैम्बल करने लगता है। और लेडी से बोलता है, मतलब सीधा इनके हाथ को पकड़ता है कि बोलता है, डेमन सेक्ट का जो बैटल फील्ड है, मुझे वहां तक लेके चलो। इसकी आवाज़ एकदम शांत थी। वुमेन का ओरिजिन सोल ट्रैम्बल कर जाता है। वांगलिंग की ऑरा इतनी पावरफुल थी, और ये बोलती है कि मतलब क्या? वांगलिंग सीधा बोलता है कि मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।